हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल विकास हेतु भूमि आवंटन किस संगठन को किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, DRDO को। और दोस्तों, कहां पर भूमि आवंटन किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 29 अक्टूबर 2021 से भारत की पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टियर ट्रेन चलाना शुरू किया। ट्रेन का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गति शक्ति एक्सप्रेस। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 10 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी पिछले 10 महीनों के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया है अमेरिका ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एजुकेशन एट योर डोर स्टेप योजना शुरू की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा भारत को सौंपी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस ये कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अक्टूबर 2021 में किस शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भावनगर में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। यूपी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए थे। अपर मुख्य सचिव श्रम की ओर से इस योजना को लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर किसी भी कर्मकार की दुर्घटनावश मृत्यु होती है या स्थायी दिव्यांगता होती है तो ऐसी दशा में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। किस योजना के तहत? तो आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में कितने दिए जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 लाख। 3 नवंबर को शाम 6 बजे पूरे अयोध्या में 12 लाख दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी में 9 लाख दीपों का एक साथ प्रज्वलन कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। वहीं अयोध्या के अलग अलग क्षेत्रों में 3 लाख दिए जलाए जाएंगे। सोमवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले समारोह के दौरान रामलीलाओं का मंचन, 3D होलोग्राफिक प्रदर्शन, लेजर शो और आतिशबाजी भी होगी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि अयोध्या में इस बार यानी 2021 में दीपावली के अवसर पर कितने दिए जलाए जाएंगे? तो आपको ध्यान रखना है कुल 12 लाख दिए यहाँ पर
जलाए जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राम की पैड़ी पर कितने दिए जलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, तो ध्यान रखना है 9 लाख दिए, यानी पूरी अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए जाएंगे और राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। और दोस्तों पिछली बार अगर देखा जाए तो अयोध्या में कितने दिए जलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था, तो लगभग 6,06,000 दिए जलाकर के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर के शहर में कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ 30 अक्टूबर 2021 को एक अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है, तो कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण कार्यक्रम वाराणसी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ध्यान रखना, ये जो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम है इसकी शुरुआत कहां से की गई है, तो इसकी शुरुआत वाराणसी से की गई है। यह महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए कानूनों, कानूनी अधिकारों और उपचारों के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित छात्रों के माध्यम से कवर करना है, ताकि महिलाओं को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध न्याय वितरण प्रणाली की विभिन्न मशीनरी से अवगत कराया जा सके। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये जो कार्यक्रम है कानूनी जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण, ये देश भर में 30 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को कानूनी अधिकारों और उपचार के बारे में व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज यानी 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राशिद खान। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है क्रिकेटर राशिद खान, जो कि दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले। राशिद खान अब T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। राशिद ने 53वें इंटरनेशनल में विकेट्स का शतक पूरा किया है। खास बात यह है कि राशिद के नाम वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। साल 2018 में अपने 44वें वनडे इंटरनेशनल में राशिद ने अपने 100 विकेट पूरे कर लिए थे। इससे पहले T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा के नाम पर था। मलिंगा ने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट का आंकड़ा छूने के लिए 76 मैच लिए थे। और ये जो राशिद खान है, इन्होंने 53 मैचों में ही 100 विकेट पूरे किए हैं। तो सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राशिद खान। और ये जो राशिद खान है ये अफगानिस्तान के क्रिकेटर है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राशिद खान है ये वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने थे। तो ये रिकॉर्ड भी इनके नाम पर ही दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ लोगों का। नीति आयोग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट से यह पता चला है कि कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडिल कहा जाता है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वंचित है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने के लिए नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत के मिसिंग मिडिल के लिए स्वास्थ्य बीमा में यह कहा है कि स्वास्थ्य बीमा या आश्वासन कवरेज का विस्तार एक आवश्यक कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध औपचारिक और औपचारिक व्यवसायों में काम करने वाले लोगों में यह मिसिंग मिडिल शामिल है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार ये बताया गया कि देश में कम से कम 30% आबादी या 40 करोड़ लोग, जिन्हें मिसिंग मिडिल कहा जाता है, उनका स्वास्थ्य के लिए कोई भी बीमा नहीं है, यानी स्वास्थ्य के लिए किसी भी वित्तीय सुरक्षा से वो वंचित हैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी आबादी, तो 40 करोड़। अगर प्रतिशत पूछा जाता है तो कम से कम 30%।
अब यहाँ पर अगर नीति आयोग की बात की जाए तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किस जापानी नागरिक का निधन हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुनाओ तुसुबोई। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थे सुनाओ तुसुबोई जो कि हिरोशिमा परमाणु बम में जीवित बचे थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ तुसुबोई का निधन हो गया। परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले में बच गए, उनका 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। परमाणु हमले में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए और तुसुबोई ने अपना जीवन परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में हिरोशिमा की ऐतिहासिक यात्रा पर बराक ओबामा से मुलाकात की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हिरोशिमा परमाणु बम जो हमला हुआ था तो उसमें ये जीवित बचे थे सुनाओ तुसुबोई, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो सुनाओ तुसुबोई है ये परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाने के लिए समर्पित कर दिया था। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो हिरोशिमा परमाणु बम हमला हुआ था ये कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 अगस्त कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए गए थे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिरोशिमा पर कौन सा परमाणु बम गिराया गया था, तो उसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो क्या नाम था, ध्यान रखना है लिटिल बॉय। लिटिल बॉय इस परमाणु बम का नाम था जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था। और दोस्तों नागासाकी पर कब बम गिराया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था। और नागासाकी पर कौन सा बम गिराया गया था, तो उसका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो नागासाकी पर फैट मैन, क्या नाम था, फैट मैन नाम का ये परमाणु बम था जो कि नागासाकी पर गिराया गया था। अब दोस्तों ये जो जापान की सुनाओ तुसुबोई है ये परमाणु हमले में कैसे बचे थे ये इन्होंने खुद बताया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बमबारी की थी। तो इस दौरान जो ये तुसुबोई है इनकी उम्र 20 वर्ष थी और ये हमलों से चमत्कारिक रूप से बचे। ये जो सुनाओ तुसुबोई है ये कॉलेज के लिए जा रहे थे और इसी दौरान वे विस्फोट की चपेट में आ गए। इससे उनका पूरा शरीर जल गया और उनका कान का एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया। और बिना कपड़ों के उन्होंने करीब 3 घंटे तक भागने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह लड़खड़ाने लगे और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। और उसके बाद ये जो सुनाओ तुसुबोई थे ये बमबारी के 40 दिन बाद होश में आए और इस समय तक युद्ध जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब ये होश में आए तो ये इतने ज्यादा कमजोर और जख्मी हो चुके थे कि होश में वापस आने के बाद ये खड़े नहीं हो सके और इन्होंने फर्श पर रेंगने का अभ्यास शुरू किया। यानी ये चल नहीं पाते थे, ये रेंग कर चला करते थे। और फिर आगे चलकर सुनाओ तुसुबोई ने जापान के स्कूलों में मैथ्स पढ़ाया और बच्चों को युद्ध के दौरान अपने अनुभवों के बारे में भी अवगत कराया। और इनका एक ट्रेडमार्क फ्रेज था, नेवर गिव अप। और खासतौर पर परमाणु हथियारों के बिना दुनिया के लिए उनकी लड़ाई ये हमेशा चलती रही। तो इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जापान के प्रमुख परमाणु हथियारों के खिलाफ एक प्रचारक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये हिरोशिमा परमाणु बम हमलों में जीवित बचे हुए व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस शहर में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ इलीट क्लब में शामिल हो गया जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीकी और वाहन उपलब्ध हैं। यह भारत का पहला अद्वितीय मानव युक्त महासागर मिशन है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए
पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। और ये जो महासागर मिशन है समुद्रयान, इसमें कौन कौन से देश शामिल है तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो रूस है, फ्रांस है, जापान और चीन जैसे देश इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में वीरगाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सीबीएसई ने। सीबीएसई ने वीरता पुरस्कारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूलों में वीरगाथा परियोजना की शुरुआत की। वीरगाथा परियोजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार पाने वाले विजेताओं एवं बहादुर कृत्यों और उनके बलिदानों के बारे में उन्हें जागरूक करना है। सीबीएसई के द्वारा वीरगाथा परियोजना का संचालन 21 अक्टूबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्कूलों में वीरगाथा परियोजना की जो शुरुआत है वो किस शिक्षा बोर्ड ने की है? तो सीबीएसई ने इसकी शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार पाने वाले विजेताओं एवं बहादुर कृत्यों और उनके बलिदानों के बारे में उन्हें जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है, किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली मेट्रो को। दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मंगू सिंह को आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह सम्मान दिया है। सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया, जबकि कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कार मिला है। दिल्ली में आयोजित 14 शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2021 में दिल्ली मेट्रो को यह सम्मान दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि सूरत को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया और कोच्चि को सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली के लिए पुरस्कृत किया गया। तो तीनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप किसने जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतिस्पर्धा में 17 साल के संभव ने 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। कुशाग्र ने पुरुषों के 1500 मीटर फ्री स्टाइल में एक और राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 47वीं सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप ये किस राज्य ने जीती है? तो ये कर्नाटक ने जीती है। तो दोस्तों ये थे 2 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, WHO के महानिदेशक का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 5 वर्षों के लिए। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में सूकर क्षेत्र सोरों को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र किस जिले में पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है चंदौली, बी है कासगंज, सी है जालौन और डी है इटावा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।